हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 141 का 13th यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है एजुकेशन। तो आज के टाइम पे जो एजुकेशन है वो बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ बन चुकी है। मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं जो इस देश में रह रहे हैं वो चाहते हैं कि वो एजुकेटेड बने और इसी एजुकेशन को पाने के लिए वो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। कोई स्कूल जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट जा रहा है ताकि वो खुद को एजुकेट कर सकें। उसके बाद अगर हम देखें एजुकेशन को ह्यूमन की लाइफ से, तो ह्यूमन लाइफ में अगर हम एजुकेशन को इंक्लूड ना करें तो वो ह्यूमन लाइफ अधूरी रह जाती है। और एजुकेशन के ऐड होते ही हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वैल्यू एडिशन ह्यूमन की लाइफ में होता है। और अगर हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो कि लॉ एंड ऑर्डर से चलती हो, एक जस्ट सोसाइटी बनानी है, तो उस सोसाइटी में मेल्स और फीमेल्स जो हैं उन दोनों को एजुकेटेड बनना पड़ेगा। अगर एक भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनमें से अनएजुकेटेड रह गया तो वो सोसाइटी कभी भी डेवलप नहीं कर सकती। आगे जाकर अगर हम देखें एजुकेशन का इम्पोर्टेंस, तो हमें ये पता लगता है कि एजुकेशन में कभी भी एज नहीं देखी जाती कि अगर एक इंसान 70 साल का है तो भी वो एजुकेटेड बन सकता है, अगर एक इंसान जो है वो 10-12 साल का है वो भी एजुकेटेड बन सकता है। तो एजुकेशन में ये देखा जाता है कि नथिंग इज टू लेट, कि कोई भी चीज़ जो है अगर हम एजुकेशन की फील्ड में जाएं तो कभी भी कुछ लेट नहीं होता। जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं हम सीख सकते हैं। और एजुकेशन इसी गैप को ब्रिज करने का काम करती है, जहां हम ये देखते हैं कि एजुकेटेड होते ही एक इंसान अपनी ब्राइट फ्यूचर के लिए यहाँ पर अग्रसर हो जाता है। जहाँ एजुकेशन को एक ऐसा इम्पेरेटिव पार्ट माना जाता है एक नेशन की इम्प्रूवमेंट का, जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। अगर एक कंट्री के पास प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो वो कंट्री दूसरे देशों के जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। दूसरे देश उस पर आसानी से रूल कर सकते हैं और उसको अबेंडन करके छोड़ सकते हैं, गरीबी में छोड़ सकते हैं। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम एजुकेशन को देखें वो कितना बड़ा एक टूल बन सकता है किसी भी नेशन की इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए। आगे जाकर अगर हम देखें डेवलपमेंट के बारे में, तो वर्ल्ड स्टेज पर एक ऐसा हम कह सकते हैं कि मेजर है ये देखने का कि अगर एक कंट्री अगर डेवलप्ड है तो वो डेवलप्ड कैसी है। तो सबसे पहली चीज़ वो ये देखते हैं कि अगर एक कंट्री को हमें देखना है कि वो डेवलप्ड है तो सबसे पहले उसके सिटीजन्स को टारगेट किया जाता है। अगर उनके सिटीजन्स के पास गुड एजुकेशन है तो वो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेरिट करते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से वो अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करते हैं और उस वेल्थ से वो टैक्स भी भरते हैं और आगे जाकर जो हमारा नेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। उस देश में अगर कोई भी ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है, भले ही वो कोई पॉवर्टी हो, कोई पीस का क्रिएशन हो, कोई एनर्जी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो, तो इन सभी के सॉल्यूशंस हम एजुकेशन के दम पे निकाल सकते हैं। और वहीं अगर हम एक नॉन डेवलप्ड कंट्री की बात करें जहाँ पर एजुकेशन का स्तर उतना अच्छा नहीं है, तो पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जहाँ हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने जो एजुकेशन का सिस्टम है वही पूरी तरीके से अबेंडन करके रखा हुआ है, तो वो आज भारत से कम 20 से 25 साल पीछे चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है किसी भी एक कंट्री के डेवलपमेंट का। आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन पे। तो एजुकेशन के मीनिंग में अगर हम देखें तो एजुकेशन नाम का जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला आता है शब्द एजुकेयर, जिसका मतलब होता है टू ट्रेन। फिर आता है एजुकेटम, जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ टीचिंग। किस तरीके से जो एक इंसान है वो किसी दूसरे इंसान को कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कर रहा है उसको समझाने के लिए, तो ये सब एजुकेशन में आता है। अगर हम हिंदी में ट्रेडिशनल मीनिंग निकालें जिसका मतलब होता है शिक्षा, तो शिक्षा नाम का जो शब्द है वो संस्कृत के वर्ड से है, जिसका जो कि रूट वर्ड है सश। अब इसका मतलब होता है डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू ऑर्डर, टू डायरेक्ट या रूल। तो एजुकेशन अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में देखें एंशियंट टाइम्स में, तो ये देखा जाता था कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखता है, कि उसकी जो सेंसेस हैं वो कैसे उसके कंट्रोल में हैं। उसके बाद किस तरीके से वो अपना एक डिसिप्लिन्ड बिहेवियर दूसरों के सामने शो करता है। तो यही उस समय की शिक्षा मानी जाती थी। आगे बढ़ते हैं नैरोअर सेंस एंड ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन। तो नैरो सेंस में देखें तो हम स्कूल के इंस्ट्रक्शन को ही एजुकेशन मान लेते हैं, जहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं सोसाइटी के, वो ये कोशिश करते हैं कुछ अपने पॉइंट से दूसरों को समझाने की थ्रू अ प्री ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। जहाँ पर वो सबसे पहले खुद पढ़ते हैं, उनको नॉलेज होती है,
अब उस नॉलेज का यूज़ करके वो सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं और अलग-अलग मेथड से वो समझाने की कोशिश करते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि जैसे ही एक इंसान, एक बच्चा जो है वो स्कूल में एंटर कर रहा है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकें। तो ये हो गया एक नैरो सेंस में एजुकेशन का मतलब। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन इन द ब्रॉडर सेंस। तो अगर वाइडर सेंस में देखें तो एजुकेशन में हम एक पर्सनैलिटी को टोटली डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन में वो सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो इन्फ्लुएंस होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक इंसान ओपनली अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश करता है। जिस तरफ उसका इंक्लिनेशन है वो वहाँ पर उस फील्ड में एक्सप्लोर कर सकता है कोर्सेज को, वहाँ पर नॉलेज गेन कर सकता है और गेन्ड नॉलेज के हिसाब से वो अपनी जो लाइफ है वो जी सकता है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन ब्रॉडर सेंस। आगे बढ़ते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन पे। तो अगर हम बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन की, तो एम्स ऑफ एजुकेशन फिक्स्ड नहीं है, ना ही ये एटर्नल है और ना ही ये यूनिवर्सल है। ये वेरी करते रहते हैं। अगर हम दो टाइप के नेचर की बात करें एजुकेशन में, तो हमें आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म दिखाई देता है। अगर हम आइडियलिज्म की तरफ बात करें, तो आइडियलिज्म में ये देखा जाता है कि किस तरीके से हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है, हम आइडियलिज्म में उसका एक रोड मैप तैयार करते हैं कि हम क्या-क्या करेंगे, क्या क्वालिटीज़ हमें आगे जाकर डेवलप करनी है। जो हमारी हाई बिलीफ्स ऑफ लाइफ हैं, हमें एक एज़ अ स्पिरिचुअल बीइंग कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आइडियलिज़्म में सीखते हैं। जहाँ पर अगर एक आइडियलिस्ट सोसाइटी की बात करें, तो आइडियलिस्ट सोसाइटी का ये बिलीफ होता है कि एजुकेशन को हम जनरल और गुड इम्प्रूवमेंट की पूरी जो हमारी सोसाइटी है, वो एक तरीके से इम्प्रूव हो सके थ्रू द आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये हो गया हमारा आइडियलिज्म। आगे बढ़ते हैं प्रैग्मेटिज्म पे। तो प्रैग्मेटिज्म जो रियल लाइफ चीज़ें होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जिसे हम प्रैक्टिकल वे कहते हैं, वो सारी चीज़ें प्रैग्मेटिज्म में आती हैं। जहाँ पर हम एग्जिस्टिंग और प्रिवेलिंग सोशियो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्टेट्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, तो हम प्रैग्मेटिज्म के बिहाफ पर अगर हम एजुकेशन का यूज़ करें, तो हम उसका यूज़ कैसे करेंगे कि पॉवर्टी को किस तरीके से हटाया जा सकता है। उसके बाद अगर कोई इनकम इनइक्वालिटी है, तो वो क्यों है? हम किस तरीके से इसको हटा सकते हैं? इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं बाय प्रैग्मैटिक एजुकेशन। तो ये चीज़ हो गई हमारी प्रैग्मैटिक एम ऑफ एजुकेशन का। आगे बात करते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, तो एंशिएंट इंडिया में जो नेचर हुआ करता था एजुकेशन का, वो स्पिरिचुअलिस्टिक हुआ करता था। जहाँ एजुकेशन का एम ये था कि हमारी जो ज़िंदगी है उसका कंसेप्शन क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, खुद का सेल्फ रियलाइजेशन करना, ताकि हम ब्रह्म या फिर एक एब्सोल्यूट इंसान बन सकें। ये मतलब होता था ऑफ एजुकेशन इन द एंशिएंट इंडिया। उसके बाद अगर हम एंशिएंट स्पार्टा में जाएँ, ग्रीस में, तो हमें ये दिखाई देता है कि जो उस समय की एजुकेशन थी, वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं थी बल्कि सोशलिस्टिक थी। हर एक इंसान जो जन्म लेता था स्पार्टा में, वो खुद के लिए जन्म नहीं लेता था, बल्कि वो स्टेट के लिए जन्म लेता था और स्टेट ही उसका स्कूल बन के रह जाती थी। जहाँ पर हर एक चीज़ का जो सिस्टम हुआ करता था वो स्टेट कंट्रोल्ड हुआ करता था। जहाँ पर जो स्टेट थी वो एजुकेशन को इस तरीके से, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करती थी, जैसे कि जो यूथ है उस कंट्री की या स्पार्टा की, उन्हें वो सबसे पहले ट्रेन करते थे मिलिट्री बैरक्स में, जो कि उनके घर से दूर हुआ करते थे। अब ऐसे अगर हम देखें इस एंशिएंट स्पार्टा की एजुकेशन सिस्टम का, तो हमें ये प्राइमरीली फिजिकल नेचर की दिखाई देती है। अब क्योंकि उस समय पर स्पार्टा में, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे वॉर्स भी हुआ करते थे, तो उस समय की एजुकेशन भी वैसे ही हुआ करती थी, जहाँ पर एक यूथ को हार्ड माइंड और हार्ड बॉडी की तरह डेवलप करने की कोशिश की जाती थी, ताकि करेजियस सोल्जर्स हम प्रोड्यूस कर सकें। और इस पूरी एजुकेशन सिस्टम में जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो अलाउड नहीं हुआ करती थी। इंडिविजुअल को अगर मन कर रहा है कि अगर उसे मिलिट्री में नहीं जाना, उसे किसी और फील्ड में आगे बढ़ना है, तो वो नहीं कर सकता। जो करेगी स्टेट करेगी, इंडिविजुअल का कोई इसमें रोल है ही नहीं। अगर हम एथेंस की बात करें, तो एथेंस में जो इंडिविजुअल है उसको सबसे ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है एजुकेशन की फील्ड में, जहाँ पर एक इंसान की पर्सनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल और एस्थेटिक तरीके की डेवलपमेंट की जाती है, ताकि एक इंसान अगर एक सोसाइटी में जाए, तो वो उस सोसाइटी में हारमोनी के साथ रह सके। और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा, हमारी जो सोसाइटी है वो हारमोनियस बनेगी। और इस तरीके से एथेंस में मेंटल एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट किया जाता था एक इंसान का।
तो उसके बाद अगर हम बात करें कुछ मिडिवल टाइम्स की, तो उस समय पर जो एजुकेशन हुआ करती थी, वो एक होली इशू बनकर रह गई थी, जहाँ पर टोना टोटका, मैजिक, स्पेल्स, इन सभी चीज़ों को इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग बना दिया था कि एजुकेशन को अब एक फॉर्मल कैरेक्टर में देखा जाने लगा था फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर हर किसी चीज़ में धर्म को जोड़ के देखा जाने लगा एजुकेशन में भी। तो ये एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हमें नज़र आता है कि किस तरीके से जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है, वो अलग-अलग सिविलाइजेशंस में और पुराने टाइम्स में चला करती थी। आगे बढ़ते हैं बेसिस ऑफ एजुकेशन पे, जिसमें सबसे पहला बेस हमारे पास आता है फिलोसॉफिकल बेस। तो क्योंकि इस पूरी दुनिया में जो इंसान है, वो कहीं न कहीं रियलिटी को खोजने की कोशिश कर रहा है। और यही जो नोइंग की फिलॉसफी है कि मुझे चीज़ें जाननी हैं, तो इस नोइंग को ही हम फिलॉसफी कहते हैं। अब ये एक ऐसी फिलॉसफी होती है जिसको एक इंसान एक एक्टिविटी के रूप में इंटरप्रेट करता है। अब इसमें हमें बताया गया है कि अगर हमें ह्यूमन लाइफ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, तो उसमें फिलॉसफी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का, तो जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने भी रियलिटी को खोजने की कोशिश की। उन्हें ये पता करना था कि आखिरकार ये जो दुनिया है वो चल कैसे रही है, ये इसकी रियलिटी क्या है। तो जैसे ही उनके अंदर ये एक फीलिंग आई कि मुझे पता करना है कि ये जो दुनिया है वो चल कैसे रही है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, तो यहीं से उनकी फिलॉसफी की शुरुआत हो गई। और उनकी फिलॉसफी से हमें बहुत सारे आइडियल्स मिले, जैसे हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर रिलीजन को टॉलरेट करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए इक्वली। उसके बाद जो भी ब्राह्मण है, श्रमण है, इन सभी को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो एजुकेशन है, वो हमें रास्ता दिखाती है कि किस तरीके से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। और हमें फ़िलॉसफ़ी से अगर हम देखें, फ़िलॉसफ़ी के कंसेप्शन से, तो यहाँ हमें पता लगता है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। अगर एक और एग्ज़ाम्पल हम प्लेटो का लें, तो जब पेलोपोनेशियन वॉर एथेंस और स्पार्टा के बीच में चल रही थी, जिसमें एथेंस की बहुत बुरी हार हुई थी, तब उस समय पर जो प्लेटो थे, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? जब एथेंस हार गया था, तो उस एथेंस में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी। हर जगह अफरा-तफरी मची हुई थी। तो उस समय पर जो प्लेटो थे, उन्होंने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है? ऐसी कौन-सी चीज़ है, अगर हम समाज में इम्प्लीमेंट कर दें, तो ये सब चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और वहीं से यहाँ पर जस्टिस के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। तो ये फिलॉसफिकल बेस माना जाता है एजुकेशन का, जहाँ पर एक इंसान जो कि ये सोचता है कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, वहाँ से नई-नई कॉन्सेप्ट जो हैं वो निकल के आने लगते हैं और वो भी एजुकेशन का एक आगे जाके पार्ट बनते हैं। आगे बात करते हैं सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन की। अब एजुकेशन को अगर हम देखें, तो एजुकेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोसाइटी में रहते हैं और ये इसी तरीके से एक सोशल प्रोसेस बन जाता है, जहाँ पर अगर हम देखें सोशल कैपेसिटी, तो इस सोशल कैपेसिटी में जो इंडिविजुअल्स हैं वो सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे एक स्कूल है, उस जनरल पब्लिक ने बनवा दिया। अब जैसे ही इन्होंने जनरल पब्लिक ने एक स्कूल को बनवा दिया, अब ये जो स्कूल है, वो इस जनरल पब्लिक को फॉर्म करेगा। वो बताएगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए सही हैं। वो इनके माइंड को शेप करने की कोशिश करेगा। तो सब्सिक्वेंटली ये देखा जाता है कि जो एजुकेशन है वो एक कॉज़ और एक प्रोडक्ट बन के रह जाता है सोसाइटी का, जहाँ पर जनरल पब्लिक शुरुआत करती है, जिससे कि उसकी जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो सैटिस्फाई हो सकें और आगे जाकर जो इंडिविजुअल्स एजुकेटेड बने हैं, वो आगे जाकर उसी जनरल पब्लिक का भला कर सकें। तो ये हो गया हमारा सोशियोलॉजिकल बेस। आगे बात करें अगर हम साइकोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन की, तो जो साइकोलॉजी है वो भी ग्रेटली इन्फ्लुएंस रहती है मॉडर्न एजुकेशन से। अगर हम एंशिएंट टाइम्स के इंडिया में जाएँ, तो हमें उस समय पर वेद पढ़ाए जाते थे, हमें धर्म का ज्ञान दिया जाता था। तो उस समय की जो साइकोलॉजी थी, वो वैसे ही डेवलप हो गई थी कि हर चीज़ में कहीं न कहीं भगवान है। हम धर्म को खोजने की कोशिश किया करते थे। लेकिन जैसे-जैसे मॉडर्न एजुकेशन आई, उस तरीके से हमारी साइकोलॉजी भी चेंज हो गई। अब जहाँ पहले के टाइम पे सिर्फ़ धर्म की जो एजुकेशन थी वो दी जाती थी, अब मॉडर्न एजुकेशन में हमको रीज़निंग भी सिखाई जाती है, हमारे पास साइंस है, हमारे पास मैथमेटिक्स है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम साइंटिफिक इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो ये सब मॉडर्न एजुकेशन के कुछ रिज़ल्ट्स हैं। और इन्हीं रिज़ल्ट से जो हमारी साइकोलॉजी है, वो भी कहीं न कहीं ग्रेटली इन्फ्लुएंस रहती है। जहाँ पर एजुकेशन की थियरी और उसकी प्रैक्टिस जो है, वो कहीं न कहीं ह्यूमन के बिहेवियर जो है, उसके नेचर को डिफ़ाइन करने का काम करती है और उसको कंडीशन करती है।
तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल बेस। आगे बढ़ते हैं करंट स्टेटस पे। तो अगर हम भारत की आज़ादी की बात करें, तो उस समय पर सभी तक शिक्षा पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। जो उस समय की इलिटरेसी हुआ करती थी वो इतनी ज़्यादा थी कि हर 10 में से 7 से 8 लोग जो थे वो उस समय पर इलिटरेट हुआ करते थे, उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। और उस समय की जो सरकार हुआ करती थी वो इसीलिए बहुत ज़्यादा कमिटेड बन गई कि हमें आज़ादी मिलते ही कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ बनानी है जिसकी वजह से हम इन सारे गोल्स को एकम्प्लिश कर सकें। और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कुछ एडवाइजरी ग्रुप्स भी बनाए गए और कुछ कमीशंस भी बनाई गई। और उसी कमीशन में सबसे पहली कमीशन आती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसका काम 1948 से शुरू हो जाता है वही एजुकेशन को प्रमोट करने का। अगर हम उससे बाद में देखें 1952 में, तो एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बनाई जाती है। तो यहाँ से जो एजुकेशन है इंडिया में वो डेवलप होना शुरू कर जाती है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एजुकेशन है उसको एज अ फंडामेंटल राइट भी बताया गया है कि हर एक सिटीजन का ये मौलिक अधिकार है कि उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन में जैसे ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला एंगल आता है, वैसे जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को समझते हुए कुछ ऐसे एंडेवियर्स करती है कि जो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको शिक्षा का लाभ मिल सके। तो ये हो गया हमारा करंट स्टेटस। आगे बात करते हैं हम गांधी स्कीम ऑफ एजुकेशन पे। तो गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में अगर हम देखें, तो उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन थी वो एक नई तालीम, एक नई एजुकेशन थी। उन्होंने एजुकेशन को इस नज़रिए से देखा कि अगर हमारी सोसाइटी जो है उसमें हर एक तबका एजुकेटेड बन जाए तो इससे हम सोशल अपहीवल कर सकते हैं। जहाँ पर वो एंटिसिपेट करते हुए कहते हैं कि सिटी और जो विलेजेस हैं इसमें जितना बड़ा गैप है ड्यू टू द एजुकेशन, इसको गैप को फिल करने का काम ये एजुकेशन कर सकती है। अगर हमारा पूरा देश एक एक इंडिविजुअल एजुकेट बन जाए तो ये एक साउंड कनेक्शन फिट कर सकता है बिटवीन द सिटीज एंड द विलेजेस। क्योंकि उस टाइम पर जो एजुकेटेड लोग हुआ करते थे, जो कि शहरों में रहा करते थे, और मेनली जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हुआ करती थी वो विलेजेस में रहा करती थी। अब इन दोनों के बीच का जो गैप था वो बहुत ही ज़्यादा था। कोई भी चीज़ एक दूसरे की जानता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो यहीं से जो गांधी जी हैं वो अपना आइडिया ऑफ एजुकेशन निकालते हैं, जहाँ वो ये कहते हैं कि जो पॉइजन रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लासेस ऑफ द सिटीज एंड विलेजेस, इसको इरेडिकेट करने का काम एजुकेशन ही कर सकती है। आगे गांधी जी कहते हैं कि एजुकेशन में हम एक इंसान की बॉडी, माइंड, स्पिरिट को यहाँ पर पूरी तरीके से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और गांधी जी की जो स्कीम होती है एजुकेशन की, वो शुरू हो जाती है एज ऑफ 7 से, मतलब एक 7 साल की उम्र से जो एजुकेशन है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। और 7 से 14 साल तक जो फर्स्ट एजुकेशन का फेज है वो दिया जाता है, जिसे ये बेसिक एजुकेशन का नाम देते हैं। और उसके लेटर ऑन ये दूसरी अदर स्टेजेस पे भी इसको एक्सटेंड करते हुए बताते हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि जो यूथ है बस उसको एजुकेट कर दिया, नहीं, बल्कि एजुकेशन इज फॉर एवरीबडी। किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में कोई भी इंसान हो, भले वो यूनिवर्सिटी की ही स्टेज क्यों ना हो, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है और वो खुद को एजुकेटेड बना सकता है बिना किसी रोक टोक के। उसके बाद गांधी जी का जो ये एम था, जहाँ पर वो ये कहते थे कि किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में एक इंसान जो है वो एजुकेटेड बन सकता है, तो इसके पीछे गांधी जी एक रीज़न दिया करते थे। वो रीज़न ये था कि गांधी जी का एम था कि हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो कि सोशल लेवल पे कॉन्शियस हो, जहाँ पर कॉन्शियस मैन रहते हों जो कि डेडिकेटेड हो ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे। तो उनकी जो एजुकेशनल स्कीम हुआ करती थी वो सेटिंग में तो नेशनलिस्ट थी, नेचर उसका आइडियलिस्टिक था। वहीं अगर सोशल पर्पस देखें वो प्रैग्मेटिक बन जाती थी। और ऑन दी अदर हैंड स्पिरिचुअलिस्टिक नेचर की भी उनकी एक मिक्स्ड एजुकेशनल थीम हमें नज़र आती है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से उनका जो सपना था सर्वोदय समाज का वो पूरा हो सकता है, कि जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस बैठा हुआ है इस विलेजेस और सिटीज़ में पूरी पॉपुलेशन में, उसको हम कम कर सकें। जहाँ पर बेसिक एजुकेशन में पोवर्टी, इलिटरेसी, बैकवर्डनेस, फ्रस्ट्रेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ आर मासेस, इन सभी को मुद्दा बनाकर शिक्षा जो है वो दी जाती थी, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बन सकें और जो हमारी ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं
और जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इन ब्रिटिशर्स ने ख़त्म करके रख दिया है, इन सभी को हम दोबारा से रिवाइव कर सकें। आगे जो ये गांधी जी ने रेडिकल स्कीम दी, उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे विलेजेस को डीके करना चालू कर दिया था। और यहीं पे जो गांधी जी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमने इस तरीके की एजुकेशन की स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमारी विलेज की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रिवाइव हो पाएगी। हम एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाने में कामयाब होंगे, जहाँ पर हर एक इंसान जो है, उसको बिना किसी डिवीज़न के देखा जाएगा और हर एक इंसान अपने कुछ स्टैंडर्ड्स को अचीव भी कर सकता है। उसके बाद गांधी जी फ्री एजुकेशन की भी बात करते हैं, जहाँ वो ये कहते हैं कि फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि हर एक चीज़ को जो स्टेट है वो सपोर्ट करे और उसको सब्सिडी दे, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमें किस तरीके का फ्रेमवर्क बनाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम भी ना हो और बहुत ही ज़्यादा मिनिमम भी ना हो। जहाँ पर वो ये कहते हैं कि जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से हमें एक लिमिट तय करनी चाहिए कि किस प्राइस पर हम यहाँ पर बेसिक एजुकेशन ले सकते हैं, ताकि एक इंसान की वेज भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और उसको एजुकेशन भी मिल जाए। तो ये लिमिट यहाँ पर गांधी जी सेट करके बताते हैं। उसके बाद अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, तो गांधी जी के जो व्यूज़ थे रिसर्च और हायर एजुकेशन के, वो ये कहते हैं कि इस पूरी फेज़ में हम नॉलेज को एक्यूमुलेट करने का काम करते हैं। इस स्कीम में जो गांधी जी हैं, वो ये कहते हैं कि हायर एजुकेशन में हम कुछ एसेंशियल फंक्शनिंग्स पर ध्यान देते हैं कि किस तरीके से एक इंसान को प्रॉपर्ली ट्रेन किया जा रहा है, उसके किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद जो उसकी पावर है, जो उसका पोटेंशियल है, क्या उसको सही तरीके का मोटिवेशन मिल पा रहा है नेशन की नीड्स के हिसाब से? तो ये भी हायर एजुकेशन में माना जाता है, ताकि हम अपनी जो एजुकेशन है उसको एक्सपैंड कर सकें और अपने देश को आगे बढ़ा सकें। और इसमें बेटर लाइब्रेरीज़ और बेटर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी वो यहाँ पर कहते हैं कि हमें बनाने चाहिए, ताकि अच्छी खासी एक वेल लर्न्ड, हम कह सकते हैं कि सिटीज़नरी जो है, वो यहाँ पर हम क्रिएट करके रख सकें। तो यही जो हमारा पूरा यूनिट है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।